यह बात बीते 22 साल पहले की है, जब रेणुका जी दर्द से कराह रही थी क्योंकि उनके घर में नई उम्मीद आने वाली थी। रेणुका जी पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं। रात के 2 बजे दाई को घर बुला लिया गया था, क्योंकि वही तो थी जो रेणुका जी के बच्चे को जन्म देने वाली थी। अंजना दाई जब रेणुका जी के घर में दाखिल हुई तो आकाश जी ने कहा कि मेरी पत्नी अंदर है और आपका काफी देर से इंतजार हो रहा है। वह बुरी तरह से तड़प रही है। उन्होंने कहा, बेटा फिक्र मत करो, अब बहुत जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। वह कमरे के अंदर चली गई। काफी देर तक रेणुका जी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज कम होने लगी। रेणुका जी रोते हुए कह रही थीं, दाई मासी बताओ ना, मैंने बेटे को जन्म दिया है या बेटी को? अंजना दाई ने जवाब दिया, तूने बेटी को जन्म दिया है, मगर तूने एक बेटी को नहीं, दो बेटियों को जन्म दिया है, और इन दोनों ही बेटियों का भाग्य आने वाले समय में बड़ा ही खराब होने वाला है। रेणुका जी कहने लगी, दाई मासी ऐसी क्यों बातें कर रही हो? मेरी बेटियों का भाग्य भला क्यों खराब होने लगा? मैं अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करूंगी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अंजना मासी कहने लगी, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मगर इस गांव की जो रीति बरसों पुरानी चलती आ रही है, जो यहाँ बेटियों के साथ होता आ रहा है, वह एक दिन तेरी बेटियों के साथ भी होगा। एक बेटी के साथ नहीं, बल्कि इन दोनों के साथ भी वही होगा जो इस गांव की हर बेटी के साथ होता आया है। रेणुका जी यह सब सुनकर घबरा गईं और कहने लगीं, दाई मासी ऐसी बातें मत करो, यह सब सुनकर मेरा दिल दहल रहा है। वह अपनी बेटियों का दुख सुनकर अपनी दुख तकलीफ को भूल गई थीं और बस लगातार रोती जा रही थीं, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थीं कि इस गांव में बेटियों के साथ क्या होता है। अभी नहीं, जब वह जवान होती हैं, जब उनकी शादी का समय आता है, जब उन्हें दुल्हन बनाया जाता है और जब उनकी बारात द्वार पर आ जाती है। बाहर दरवाजे पर आकाश जी और उनके रिश्तेदार यह खबर जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि बेटी पैदा हुई है या बेटा। कोई भी यह बात नहीं जानता था कि रेणुका जी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। सब लोग दाई मासी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वे दोनों ही बेटियों के बारे में सोचकर रो रही थीं। दाई मासी को इसलिए रेणुका की बेटियों से हमदर्दी हो रही थी क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और इस गांव की हर औरत उन बेटियों से हमदर्दी रखती थी जिनके साथ शादी के समय गलत होता था। आखिरकार नई नवेली दुल्हनों का अंजाम बहुत बुरा होता था। दुनिया के जिस भी घर में बेटियों की या बेटों की शादी होती है, तब खुशियों का माहौल छाया हुआ होता है, लेकिन स्वस्तिपरपुर एक ऐसा गांव था जहां पर बेटियों की शादी का वक्त जब आता तो पूरे गांव का माहौल खौफनाक हो जाता था। हर किसी के दिल में सिर्फ यही इच्छा होती थी कि किसी भी तरह से इस बेटी की शादी खामोशी से हो जाए तो ही बेहतर है। उस दरिंदे को यह बात पता न चले। वह एक राक्षस था जिसकी पीढ़ी गांव की हर बेटी को बर्बाद करती आ रही थी। क्या ऐसे दरिंदे का कोई अंत था? रेणुका जी अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान हो रही थीं। बेटियां जब जन्म लेती हैं तो कुछ लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि बेटी है और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं कि घर में बेटी पैदा हुई है। क्योंकि कुछ लोग बेटियों से खुश होते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों के आने से उदास हो जाते हैं। इस गांव में बेटियों के पैदा होने पर अगर माता पिता खुश भी होते तो उन्हें अपनी खुशी को अपने दिल में दबाकर रखना होता था, क्योंकि बेटियों के साथ होने वाले अंजाम के बारे में जानकर सभी लोग सारी जिंदगी अपनी बेटियों को बहुत लाड़ प्यार देते थे और उनकी जवानी से बहुत डरते थे। रेणुका जी ने रोते रोते फिर एक उपाय सोचा और वह उपाय जब उन्होंने अंजना दाई को बताया तो वह कहने लगी, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती रेणुका। तुझे नहीं पता कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। रेणुका जी ने कहा,
इस बारे में किसी को भला कैसे पता चल सकता है, क्योंकि यह बात बंद कमरे के अंदर मौजूद है। उन्होंने अंजना दाई से पेपर और पेन उठाने के लिए कहा और फिर उसके बाद उन्होंने एक खत लिखा जो उन्होंने अपनी बहन के नाम लिखा था। फिर वह अंजना दाई से रिक्वेस्ट करने लगी, दाई मासी, मेरी एक बेटी की इज्जत बचा लो। मैं भले ही अपनी दोनों बेटियों की इज्जत जवान होने के बाद नहीं बचा सकती, मगर एक की तो इज्जत बचा ही सकती हूँ। दाई मासी हैरान रह गईं। रेणुका जी के आंसू उनसे देखे नहीं जा रहे थे। फिर रेणुका जी ने खत लिखकर दाई मासी को दिया। उस खत में जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर दाई मासी रेणुका जी की बात मानने के लिए तैयार हो गईं। पूर्वी की आवाज में मायूसी थी, मेरी दोस्त ऋतु के साथ भी ऐसा ही होगा। शादी के दिन अगर वह नहीं गई तो उसका और उसके परिवार का क्या होगा, यह सोचकर ही दिल कांपता है। पर क्यों, मैंने पूछा। क्योंकि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनका परिवार सिर काटने की तरह सजा पाएगा। वह लोग सिर्फ डर और खौफ के आधार पर अपना शासन चला रहे हैं। पूर्वी की आवाज कांप रही थी, मैं भी सोच रही हूँ, कभी न कभी यही सब मेरे साथ भी होगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम अब इस बारे में बात मत करो। तुम्हें अपनी सहेली को बताना चाहिए कि वह और उसका परिवार पुलिस के पास जाए और सरपंच के खिलाफ शिकायत करे। अभी हमारी बातचीत जारी थी जब मासी आ गई और पूर्वी ने फोन काट दिया। मैंने सोचा, मुझे किसी भी हाल में पूर्वी और उसकी सहेली की मदद करनी चाहिए। मैं चाहती थी कि बड़े भाई या छोटे भाई में से कोई मुझे गांव ले जाए ताकि मैं वहां जाकर स्थिति का जायजा ले सकूं। लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया। पापा ने कहा, तुम्हारा गांव जाना खतरनाक हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो गांव जाना ही है। पापा बोले, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हमें तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना है। उन्होंने मुझे यह समझाया कि गांव का माहौल बहुत खतरनाक है और मुझे वहां जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब मैंने छोटे भाई से बात की, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें तो यहां सुरक्षित रहना चाहिए। यह सुनकर मैं और परेशान हो गई। मुझे लगा कि अगर मैंने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैंने एक योजना बनाई। मुझे यह समझ में आया कि गांव जाने के लिए कोई भी मेरे साथ नहीं आ सकता था, लेकिन अभिनय मेरे लिए मददगार हो सकता था। मैंने अभिनय से कहा, क्या तुम मुझे मिल सकते हो? और वह खुशी से तैयार हो गया। हम दोनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई थी और मुझे यकीन था कि हम इस संकट का समाधान निकाल लेंगे। गांव का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन हम वहां पहुंचे। गांव में कदम रखते ही मैंने अपना चेहरा ढक लिया ताकि मुझे पहचान न लिया जाए। जब हम घर पहुंचे तो मैंने अभिनय को समझाया कि यह गांव और यहाँ की रीति रिवाज बहुत खतरनाक हैं। मैंने अपनी जुड़वा बहन पूर्वी को बचाने का पूरा प्लान किया था और अभिनय ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। हम लोग गांव में घुसे तो किसी ने हमें पहचान लिया। धीरे धीरे सब कुछ सामने आ गया और मैंने अपनी बहन के बजाय खुद को दुल्हन के रूप में पेश किया। इससे पहले कि सरपंच अपने आदमियों के साथ आता, मैंने पुलिस की मदद ली और सब कुछ उलट दिया। ध्रुव सिंह, जो गांव का सरपंच था, उसकी यह ताकत अब खत्म हो चुकी थी। पुलिस ने उसे और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोगों ने आखिरकार साहस दिखाया और अत्याचारियों के खिलाफ आवाज उठाई। ध्रुव सिंह और उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना न सिर्फ एक गहरी लड़ाई की कहानी थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चाई और न्याय की राह में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर लोग एकजुट हों और डर को न माने तो किसी भी अत्याचार का अंत किया जा सकता है।